Very good, very good. But very few students are there. Abhishek Sharma, Aditya, Anjali Lohia, and Badal. Very few students are there. क्या बात है, सब क्यों नहीं आए? इसके पीछे रखने के लिए कुछ दे। नहीं, कप में पी रही हूँ, वो डॉल वाली दे देना। आईपैड पे लो ना। वो उसमें उन्होंने पासकोड नहीं भेजा, मुझे आता नहीं ऐसे करना। यस, शैल आई स्टार्ट नाउ? हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर वी वर डूइंग द क्वेश्चन आंसर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये मैंने आप लोगों को सबको आई एक्सप्लेन यू वर्बली, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि आप लोगों को लिखवाना भी जरूरी है। एक बार आप लोग मेरे बोर्ड पे देखो, और मैंने उस पे लिख के रखा है, और आप लोग अपनी कॉपीज पे उतार लो, ताकि इसके जो 3 पॉइंट हैं आपको प्रॉपर्टी लिखने में, वो तीनों पॉइंट, ऑल दोस 3 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट to understand about electrons, protons and neutrons. These 3 points are very important. अगर आप ये तीनों पॉइंट प्रॉपर्टीज में याद कर लेंगे, मॉर्निंग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अगर आप प्रॉपर्टी याद कर लेंगे और तीनों पॉइंट ये समझ लेंगे, देन यू विल बी वेरी क्लियर कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम या वैलेंसी जब आएगी, वैलेंसी बताओ तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो द फर्स्ट पॉइंट इज दिस, इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के बाहर पाया जाता है। Protons are present in the nucleus of an atom. Neutrons are present in the nucleus of an atom. तो पहली लाइन में ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एटम के न्यूक्लियस के बाहर पाए जाते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं उसके बाहर। और प्रोटॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं एटम के। न्यूट्रॉन्स भी एटम के न्यूक्लियस में, दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। आप लोग लिखते जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। द सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, relative charge -1. Electrons are negatively charged, relative charge is a -1. Protons are positively charged, relative charge +1. Neutrons have no charge. So neutrons are neither positive nor negative. They don't have any charge. Now I come to the third point. The mass of an electron is considered to be negligible. जो इलेक्ट्रॉन्स का मास है वो दैट इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल। हम उसको नेग्लिजिबल ले सकते हैं, उसको गिनती में नहीं ले सकते, बिकॉज दैट इज टू स्मॉल। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल। इट इज 1/1840 ऑफ टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। जो प्रोटॉन का मास होता है उसके ये 1/1840 टाइम्स होता है। ये नेग्लिजिबल है। जब न्यूक्लियस एटम का मास लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो उसको इग्नोर कर देंगे, उसको नेग्लिजिबल कर देंगे। नंबर प्रोटॉन्स आर अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स के 2000 टाइम्स होता है। इसी तरह न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन्स की तरह है, उनका 2000 टाइम्स वेट होता है इलेक्ट्रॉन से। तो these are the 3 points when they ask you write the property of the electron, proton and neutron. तो आप उसको 3 कॉलम बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, and then you will write a one property of the electron. उसी प्रॉपर्टी के बारे में, जैसे हमने पहले प्रॉपर्टी में बताया कि इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, तो हमने लोकेशन बताई। इसमें हमने लोकेशन बताई है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पाए जाते हैं। तो द सेकेंड पॉइंट विल बी, आपको बताना पड़ेगा प्रोटॉन्स कहाँ पाए जाते हैं, उसकी लोकेशन बतानी पड़ेगी। प्रोटॉन्स आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब थर्ड पॉइंट में न्यूट्रॉन की लोकेशन बतानी है। न्यूट्रॉन्स आर आल्सो फाउंड
inside the nucleus of an atom. अब ये आपने तीनों की लोकेशन बता दी. Outside the nucleus, electron, proton inside the nucleus, neutron inside the nucleus. Now I come to the second point about their charge. इनके ऊपर चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे. तो अब सबसे पहले हम इनका चार्ज बताएंगे. इलेक्ट्रॉन का चार्ज. इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड. इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है रिलेटिवली -1. इनके ऊपर जो रिलेटिवली मतलब उसकी तुलना में -1 चार्ज होता है इनके ऊपर. तो पहला आपने लोकेशन बताई, दूसरा आप उसकी चार्ज बता रहे हैं. इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड एंड प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड. प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है एंड न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज. अब आप इलेक्ट्रॉन्स जितने होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल में. इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज. सो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. अब आपका थर्ड पॉइंट आता है अबाउट मास. आपने पहला पॉइंट बताया अबाउट देयर लोकेशन. दूसरा पॉइंट आपने बताया अबाउट देयर चार्ज. नाउ वी कम टू द थर्ड पॉइंट अबाउट द मास. उसका क्या वेट है, क्या मास है. तो इलेक्ट्रॉन्स मास जो है दैट इज नेग्लिजिबल. दैट कैन बी नेग्लिजिबल. मतलब उसको आप जब एटम का वेट लोगे किसी भी एटम का, तो इलेक्ट्रॉन्स का मास जो है वो नेग्लिजिबल है. वो इतना कम है कि वो कैलकुलेशन में ऐड नहीं हो सकता. वो दैट इज 1/1840 टाइम्स ऑफ द प्रोटॉन मास. 1/1840 टाइम्स ऑफ द प्रोटॉन मास. और जो प्रोटॉन का मास है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स. अप्रोक्सीमेटली कहते हैं करीब करीब, नॉट एग्जैक्ट. अप्रोक्सीमेटली का मतलब है करीब करीब, इसके आसपास. अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन मास. और सेम ही न्यूट्रॉन का होता है. सेम जो प्रोटॉन का होता है वैसा ही न्यूट्रॉन का होता है. तो इस तरीके से आपने इसकी 3 प्रॉपर्टीज आपने लिख दी. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, अबाउट देयर लोकेशन, अबाउट देयर चार्ज, अबाउट देयर मास. ये तीनों प्रॉपर्टीज आपने इसकी लिख दी. नाउ ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया. आप लोग कॉपी में मेरे साथ लिखते जाइए. यू विल बी मच कन्वीनियंट. The second question आता है, what are the limitations of the J.J. Thomson? J.J. Thomson की क्या limitations थी? Limitations का मतलब है कि वो कहां पर आके रुक गए. जब उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बताया कि एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, तो where did he stop? वो कहां पर आकर रुक गए. उन्होंने क्या चीज थी जो वो नहीं बता पाए, जो कि एटम में होती है, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पाई जाती है, और वो क्या चीज नहीं बता पाए. तो उन्होंने बताया था कि J.J. थॉमसन ने बताया था कि जो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, एक स्फीयर है वो पॉजिटिवली चार्ज है. और उसमें ये आपका डायग्राम देखिए बुक में ये बना हुआ है. थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम. इट इज ऑन द पेज नंबर ऑन 47. थॉमसन, आप किसने देखा स्फीयर बना हुआ है, ये जो गोला बना हुआ है ये पॉजिटिव चार्ज है. और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, धसे हुए हैं. इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, दोस इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज. तो उन्होंने बताया जितने प्रोटॉन है उतने ही न्यूट्रॉन है, उतने ही इलेक्ट्रॉन है और उतने ही प्रोटॉन है. और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया. और उसका उन्होंने एग्जांपल दिया था जैसे वाटरमेलन. वाटरमेलन को हम काटते हैं, तरबूज को, तो उसके अंदर काले काले बीज धसे हुए होते हैं ना. तो वो उन्होंने कहा इसी तरह एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर एम्बेडेड इनसाइड द न्यूक्लियस. अब उन्होंने इसके 2 एग्जांपल दिए. एक उन्होंने वाटरमेलन दिया, दूसरा उन्होंने दिया जो क्रिसमस पुडिंग. वो क्रिसमस पुडिंग कहते हैं, हम सब बनाते हैं अपने घर में. कस्टर्ड की बना लो, चावल की फिरनी बना लो, या कुछ भी मीठा बनाते हैं उसमें किशमिश वगैरह, रेजिन वगैरह डालते हैं. उन्होंने कहा जिस तरह वो उसमें होते हैं उसी तरह एटम्स के अंदर. अब इसकी समरी थॉमसन की समरी की आप साइलेंटली कहाँ से आवाज आ रही है? बैकग्राउंड में साइलेंस रखिए.
योरसेल्फ, सॉरी, म्यूट कर लो अपने आप को। तो की जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम था ये मैं लास्ट पढ़ा रही हूँ, उसके बाद ये चैप्टर नहीं होगा, आप लोग समझो कि an atom consists of a positively charged sphere and electrons negatively charged are embedded. पहला पॉइंट तो उसने ये बताया पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। दूसरा पॉइंट उसने बताया कि नेगेटिव मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है जितनी नेगेटिव चार्ज की पोटेंसी है, जितना नेगेटिव चार्ज की पोटेंशियल पावर है उतना ही पॉजिटिव चार्ज की है। तो ये आप ये नहीं लिखेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इक्वल, आप अच्छी लैंग्वेज में लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू थॉमसन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, so the atom as a whole is electrically neutral. ये दो पॉइंट उसने बता दिए हमको, लेकिन अब वो क्या नहीं बता पाया, उसने ये भी नहीं बताया कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, या न्यूट्रॉन के बारे में तो तक हुआ ही नहीं, न्यूट्रॉन तो बहुत बाद में पता चला। तो उसने ये तो बता दिया इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय अदर साइंटिस्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन मॉडल एज वी विल सी टुडे। अब उन्होंने ये नहीं वो बता पाए कि उनके साइंटिस्ट ने अपोज करा, क्या अपोज करा कि जो उन्होंने प्रेडिक्शन करी थी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल वो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने ही could not explain about the presence of the proton and the presence of the neutron, जो कि प्रोटॉन भी पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं। उन्होंने स्फीयर को पॉजिटिव चार्ज बता दिया और इलेक्ट्रॉन्स उसमें नेगेटिवली। तो अगर पूछा जाए व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द जे थॉमसन मॉडल, तो आप ये लिखेंगे, पहले तो क्या एक्सेप्ट करा, पहली बात तो ठीक है कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बट लिमिटेशंस में आप ये बताएंगे कि जो को साइंटिस्ट थे उन्होंने they thought that J.J. Thomson could not explain about the presence of proton and neutron or about the nucleus. उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में कुछ नहीं बताया। तो पहली बात तो उन्होंने J.J. Thomson could not explain about the presence of the nucleus in the atom. पहला पॉइंट तो ये हो गया उनका लिमिटेड। दूसरा, he did not tell, he was not aware of the presence of the proton and neutron. दो पॉइंट हो गए, न्यूक्लियस नहीं बताया, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नहीं बताया। थर्ड पॉइंट है कि उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स आर कांस्टेंट एट देयर प्लेस, तो वो इलेक्ट्रॉन्स आर कांस्टेंट, वो एम्बेडेड है, वो भी साइंटिस्ट नहीं एक्सेप्ट कर पाए। तो दीज थ्री ड्रॉबैक्स थे, आप लिख सकते हैं पॉइंट, दीज वर द थ्री ड्रॉबैक्स ऑफ द जे थॉमसन मॉडल। द फर्स्ट पॉइंट, Thomson could not tell about the presence of the nucleus of an atom. The second point, that Thomson could not discover or could not explain or could not find the presence of proton and neutron in the nucleus. Third point ये है कि he told the electrons are embedded और पॉजिटिव चार्ज है जो कि नहीं होता, पूरे एटम का पॉजिटिव चार्ज नहीं होता स्फीयर में, एटम डजंट हैव, वो रदरफोर्ड ने बाद में बताया। अब उसके बाद आया रदरफोर्ड, हमने बताया था ना रदरफोर्ड आया था। कल मैंने आपको दो क्वेश्चन दिए थे, आप लोग नेट में देखो या कहीं देखो कि व्हाई डिड रदरफोर्ड चूज गोल्ड फॉइल टू परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट। द सेकंड पॉइंट वाज, क्या है बोलो, आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू आंसर मी, बोलो बेटा। यस मैम, बोल रहा हूँ। बोलो मैम पहले वायर रदरफोर्ड चूज गोल्ड फॉइल का बता रहा हूँ मैम, बिकॉज गोल्ड फॉइल वाज मोस्ट मैलिएबल एंड डक्टाइल मेटल व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स एंड थ्रू दीस शीट्स अल्फा रेज कुड नॉट इजीली स्कैटर्ड, बम्बार्ड एंड पास। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, तुमने हिम्मत करी, आई रियली अप्रिशिएट यू। तुमने आंसर ढूंढा और बहुत ही अच्छा आंसर ढूंढा है, बस एक वर्ड गलत बोला, थ्रू होगा वहां पे। चलो कोई बात नहीं, हमने भी ऐसी सीखी, हम भी पैदाइशी कुछ नहीं आता था हमें, हमने भी ऐसी सीखी है, गलत इंग्लिश बोल के थोड़ा ठीक करा अपने आप को। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, रियली, एंड कीप ऑन वर्किंग हार्ड लाइक दिस। अब दूसरा मैंने क्वेश्चन और दिया था, व्हाई डिड रदरफोर्ड चूज हीलियम रेज, अल्फा पार्टिकल रेज ऑफ हीलियम। ये पेपर में आता है जबकि इन्होंने पीछे क्वेश्चंस में नहीं दिया है, बट ये पेपर में आता है, पता है। तो दो, इसके दो पॉइंट है, आप क्वेश्चन लिख लीजिए सब लोग। व्हाई डिड रदरफोर्ड चूज हीलियम रेस, हीलियम अल्फा पार्टिकल रेस।
ये इसका सेकंड पॉइंट है, आपका बुक में दिया 47 पेज पे सेकंड पॉइंट. Alpha particles are doubly charged. Alpha particles are doubly charged helium ions since they have a mass of 4 unit. इसका 4 unit mass है ना, हीलियम के 4 होते हैं. The 2 electrons, 2 protons. The fast moving alpha particles have a considerable amount of energy. ये दूसरा पॉइंट है. समझ में आया? ये देखिए, ये पॉइंट आप पहले समझ लीजिए, फिर मैं इसके आगे भी एक बात बताऊंगी जो कि कल मैंने नेट में आप लोगों के लिए ढूंढी. Alpha particles are doubly charged helium ions since they have a mass of 4 units. The fast moving particles have a considerable amount of energy. मिला आपको? पेज नंबर 47 रदरफोर्ड का Yes, ma'am. मॉडल ऑफ मिल गया ना बेटा? सब लोग कोशिश करो. I am not there to teach 1 or 2 students. यस मैम, मिल गया. हो गया? तो उन्होंने क्या करा था कि हीलियम की जो रेस थी वो पॉजिटिव चार्ज कर दी थी. हीलियम के सम टाइम, सो मेनी टाइम रदरफोर्ड ने हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव भी कर दिया, तो वहां प्रोटॉन ज्यादा हो गया, तो हीलियम पॉजिटिवली चार्ज हो गया था. अब उसने बताया, उसने ही सबसे पहले रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज करी थी कि कुछ रेस डिफ्लेक्ट हो गई, कुछ रेस ने अपना रीबाउंड हो गई, वापस आ गई, कुछ रेस जो है वो सीधी निकल गई, कुछ रेस बिल्कुल सीधे निकल गई, क्योंकि अल्फा पार्टिकल रेस वर पॉजिटिवली चार्ज, तो वो न्यूक्लियस से सीधे निकल गई. तो रदरफोर्ड ने बताया कि इनमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है. तो रदरफोर्ड का जो रिजल्ट था, जो उसने रीजनिंग दी थी, रदरफोर्ड ने जो कंक्लूजन दिया था, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल रेस पास्ट. उसने कहा एटम का बहुत सारा स्पेस जो है वो एम्प्टी है, अब बहुत सारी रेस जो है वो सीधी निकल गई. जैसे ये एटम है, तो उसने बताया कि इसका बहुत सारा स्पेस जो है, बहुत सारा स्पेस जो है वो एम्प्टी है. मतलब इस एटम के, ये देखिए यहाँ पे ये सब एम्प्टी है, तो यहाँ से रेस सीधी निकल गई. जो रे न्यूक्लियस पे आई है, सेंटर में आई है, वो रिबाउंड हो गई, और कुछ रेस जो इसके पास से निकली उन्होंने रास्ता बदल लिया. तो उन्होंने ये बताया कि एटम का बहुत सारा पार्ट जो है वो एम्प्टी है. Most of the space of the atom empty because most of alpha particle pass through the gold foil without getting deflected. बहुत सारी अल्फा पार्टिकल्स की जो रेस थी वो डिफ्लेक्टेड हो गई, सीधे निकल गई, सॉरी, क्योंकि वहां पे बहुत सारी स्पेस खाली है, विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड. वो डिफ्लेक्ट नहीं हुई, विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड. नाउ दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया, वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ इंडिकेटिंग द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्युपाइज वेरी लिटिल स्पेस. अब देखिए, मैं इसको आपको बड़ा डायग्राम करके बताती हूँ. ये मैंने आपको बड़ा कर दिया. अब यहां से हीलियम की रेज आ रही है, तो बहुत सारी सीधी निकल गई, बहुत सारी सीधी निकल गई. तो उसने कहा कि एटम का बहुत सारा पार्ट जो है वो एम्प्टी है, रदरफोर्ड ने कहा. उसके बाद कुछ रेस जो आई वो उसी रास्ते पे डिफ्लेक्ट हो गई, जैसे इधर आई और इधर वापस चली गई, उसी रास्ते पे वापस हो गई न्यूक्लियस से. कुछ रेस जो न्यूक्लियस के पास वाली स्पेस से निकली वो डिफ्लेक्ट हो गई. ये मैंने बहुत बड़ा करके आपको बताया. तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने कहा है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज
most of alpha particle pass through the gold foil. फिर कुछ डिफ्लेक्ट हो जाती है, इसका मतलब है कि न्यूक्लियस के कुछ एरिया में चार्ज है, कुछ रेस जो है वो न्यूक्लियस से वापस आ जाती है. अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री. 180 का मतलब होता है यूं सीधे आई और सीधे चली गई. 180 डिग्री indicating that all the positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atom. जो इंडिकेट हुआ, उन्होंने बताया कि मास जो है सारा और जो सारा चार्ज है वो उसके सेंटर में ही पाया जाता है. तो उसने जब ये तीन बातें बताई, आप लोग ध्यान से सुनिए, तो इसके बेसिस पे उसने बताया, क्या बताया कि देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज in a center in an atom called the nucleus, or near all the mass of atom resides the nucleus. सारा एटम का मास जो है वो उसके न्यूक्लियस में पाया जाता है. इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ. उसने कहा उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्कुलर पाथ में घूमते हैं. ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं उसके चारों तरफ. तो उसने कहा सेंटर में न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमते हैं, और द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम. एटम के साइज से न्यूक्लियस का साइज बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू एटम साइज. ये देखिए, उसने कहा सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है, इसके चारों तरफ वो घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स. अब उसके बाद इसका क्या ड्रॉबैक था? ड्रॉबैक बहुत बड़ा ये था कि इसने कहा इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं. जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे तो दे विल फेस एक्सक्लेरेशन. एक्सक्लेरेशन फेस करने से दे विल रिड्यूस, दे विल रेडिएट एनर्जी. एक्सक्लेरेशन फेस करेंगे, यूं यूं करके जब चलेंगे तो उनकी एनर्जी रिड्यूस होगी, और जब एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी एक समय ऐसा हो जाएगा दे विल लूज ऑल एनर्जी और दे विल फॉल डाउन. तो वो स्ट्रक्चर उसका एक्सेप्टेड नहीं हुआ. दिस वाज अ वेरी बिग ड्रॉबैक. आप लोग बुक में पढ़िए, ड्रॉबैक जो लिखा था उन्होंने ये लिखा था, the revolution of the electron in a circular orbit is not expected to be stable. सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन जो है वो एक एक्सपेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि एनी पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल, आप भी सर्कुलर में घूमते जाएंगे आपको चक्कर आने शुरू हो जाएंगे. तो वो कहते हैं कोई भी एनी ऑर्बिट मूव इन ए सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सक्लेरेशन, would undergo acceleration. और उस acceleration से क्या होता है? would undergo acceleration, charge particle would radiate energy. अब चार्ज पार्टिकल वो नेगेटिव चार्ज है, तो चार्ज पार्टिकल तो हो गया, that would radiate मतलब that will give out energy. Radiate energy का मतलब है that will give out energy. Thus the revolving electron would also lose energy and finally fall into the nucleus. जब वो एनर्जी लूज करते जाएंगे तो उनमें रिवॉल्व करने का स्टेमिना नहीं रहेगा, तो फाइनली इट विल फॉल इन द न्यूक्लियस. तो ये उनका बहुत बड़ा ड्रॉबैक था जो कि उनके साइंटिस्ट ने नहीं समझा. तो सबसे पहले थॉमसन, फिर रदरफोर्ड का आपको पढ़ाया, अब बोहर आए. बोहर ने जो बताया था वो आज न्यूक्लियस में, वो एटम का जो है स्ट्रक्चर आज एक्सेप्टेड है. थोड़ा सा उसमें चैडविक ने ऐड कर दिया. एक क्वेश्चन आता है हु डिस्कवर न्यूट्रॉन्स, तो वो जे चैडविक ने करा. अब बोहर का जो मॉडल आया, बोहर ने ये बताया ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट, एक स्पेशल ऑर्बिट होते हैं जिसको डिस्क्रीट पाथ का है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर अलाउड टू मूव. जैसे हमारे चारों तरफ प्लेनेट, सूर्य के चारों तरफ प्लेनेट घूमते हैं, ईच एंड एवरी प्लेनेट हैज गॉट इट्स फिक्स्ड पाथ. अर्थ जो है वो वीनस का रास्ते में नहीं आ सकती, वीनस जो है वो मार्स के रास्ते में नहीं आ सकता. हर प्लेनेट का अपना एक रास्ता फिक्स्ड होता है. तो उन्होंने कहा कि ये एक और इसका एक अपना रास्ता होता है जिसको कि डिस्क्रीट ऑर्बिट कहते हैं, और उसमें रिवॉल्व करेगा, अलाउड टू. व्हाई रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट दे डू नॉट, electrons do not radiate energy, they do not give out their energy because they are moving in a discrete path. ये बोहर ने बताया था. इसके बाद बोहर ने ये भी बताया था कि इसके ऑर्बिट ऑफ शेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल. उसने सबसे पहले बताया था KLMN शेल. तो जो K शेल है, पहला शेल है, तो उसमें उसने बताया था K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आने जरूरी है, 2 into 1 स्क्वायर.
जो L शेल है वो दूसरा शेल है, उसमें 2 into 2 का होल स्क्वायर मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। जो M शेल है वो तीसरा इलेक्ट्रॉन है, 2 into 3 का होल स्क्वायर 19। ये आपकी बुक में बहुत अच्छा दिया हुआ है, KLMN शेल। अब उसके बाद इन्होंने प्रोटॉन तक बताया था, लेकिन न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जे चैडविक ने डिस्कवर्ड another subatonic particle which had a no charge and a mass nearly equal to that of the proton। तो उन्होंने कहा कि जे चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन को ढूंढा था और कहा था कि इसका कोई चार्ज नहीं है, इट हैज अ चार्ज इक्वल टू द प्रोटॉन चार्ज। और न्यूट्रॉन के बारे में ना थॉमसन ने बताया, ना रदरफोर्ड ने, ना बोहर ने। तो सबसे पहले जे चैडविक ने बताया, एंड इट्स हैज नो चार्ज बट मास इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोटॉन। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन। अगर पूछ सकते हैं, टेल द नेम ऑफ एनी एटम इन विच न्यूट्रॉन्स आर एब्सेंट। In general, a neutron is represented as a small n. The mass of an atom is therefore given by the sum of the mass of the proton and neutron. अब आपके ये भी क्वेश्चन हो गए। अब how electrons are distributed? इलेक्ट्रॉन्स जो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं ये आप देखिए। बेस्ट ऑर्बिट के शेल में 2 into 1 का होल स्क्वायर पहला ऑर्बिट है। एल शेल दूसरा ऑर्बिट है 2 into 2 का होल स्क्वायर। एम शेल थर्ड ऑर्बिट है 2 into 3 का होल स्क्वायर। एंड एन शेल 4 ऑर्बिट है 2 into 4 का स्क्वायर। तो इतने मैक्सिमम होने चाहिए आपके पास इलेक्ट्रॉन, इससे तब आपका इलेक्ट्रॉन अगले उसमें जा सकता है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी accommodated in the outermost shell is 8। पहले में 2 और दूसरे में मैक्सिमम नंबर 8 हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट accommodated in a given shell unless the inner shells are filled। जब तक कि के शेल फिल नहीं हो जाएगा 2 से, एल शेल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। एल शेल में इलेक्ट्रॉन्स तभी आएंगे जब के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। उसके बाद यू कैन मूव एल, और एल में अगर 8 पूरे हो जाएंगे देन यू कैन गो टू द नेक्स्ट शेल एम। इलेक्ट्रॉन्स आर accommodated। उसके बाद आया आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट इज शोन। अब आपके पहले 18 एलिमेंट्स का एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको बताया। ये आपके पास टेबल दी हुई है, इसका आपको बताया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है। आप देख लीजिए एटॉमिक नंबर 1, प्रोटॉन नंबर 1, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ओनली इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। आप देख रहे हैं यहाँ पर चार्ट में, देख रहे हैं आप लोग? कितने बच्चे देख रहे हैं? यस मैम। देखते जाओ बहुत ध्यान से। Yes, ma'am. सब दूसरा एलिमेंट कौन सा दिया हुआ है हाइड्रोजन के बाद? मैम हीलियम। हीलियम, वेरी गुड। हीलियम में कितना एटॉमिक नंबर है? मैम 2। 2 एटॉमिक नंबर का मतलब है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 प्रोटॉन्स हैं। 2 एटॉमिक नंबर का मतलब है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 2, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2, और इतने ही इसमें न्यूट्रॉन्स हो गए जितने प्रोटॉन्स हैं, और इसकी वैलेंसी क्या हुई? 0, क्योंकि इसका के शेल जो है वो सैचुरेट हो गया पूरा। के शेल जो है उसमें कुछ नहीं है। अब के शेल देखिए, हीलियम के बारे में पढ़िए। हीलियम का डायग्राम देखिए कि बना हुआ है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर 2 है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इसमें हीलियम में? टेल मी। Ma'am, 2. नंबर ऑफ प्रोटॉन? मैम 2। 2. Ma'am, 2. एटॉमिक नंबर? Ma'am, 2. Two. नंबर ऑफ प्रोटॉन 2। 2 है। ठीक है, एटॉमिक मास 4 हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का होता है एटॉमिक मास, जो कि इन्होंने दिया नहीं। तो जब हीलियम में के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, तो ये अब ना तो और इलेक्ट्रॉन देगा ना ये देगा, तो इट इज ए इनर्ट गैस। ये इनर्ट गैस में आता है, ये नोबल गैस में आता है, या इनर्ट गैस में आता है, जिसके शेल जो है वैलेंस शेल में पूरा नंबर हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है, ऑक्टेट अरेंजमेंट हो जाता है, वो उसमें अब और नहीं आएगा। नाउ टेल मी द नेम ऑफ द थर्ड एलिमेंट। Lithium. लिथियम। लिथियम। लिथियम कितना एटॉमिक है? 3. 3। अच्छा, इसका अरेंजमेंट कैसे बताइए? के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। 2, Two. और इलेक्ट्रॉन Two. कौन से बच गया? एल शेल के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट फॉर
L shell. तो अब आपके पास क्या हुआ, K और L, 1 इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट फॉर L shell. तो 2 और 1 हो गया. तो एटॉमिक नंबर कितना है इसका, लिथियम का 3. प्रोटॉन कितने, नंबर ऑफ प्रोटॉन 3. वेरी गुड. नंबर ऑफ प्रोटॉन 3 है और इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है 4 है. हाँ, इलेक्ट्रॉनिक नंबर इसका 3 है इलेक्ट्रॉन्स का. इसका अरेंजमेंट कैसे, 2 और 1. तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई लिथियम की, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ लिथियम, टेल मी. मैम 0. ओ माँ, 0 कैसे हो गई बेटा, 0 तो हीलियम की है. मैम 1. हाँ, ध्यान, प्लीज बी अलर्ट, बी अलर्ट. लिथियम की वैलेंसी कितनी हुई, 1. 1. क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है एल शेल में, तो इट इज इजी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ गेनिंग द 1 इलेक्ट्रॉन. नाउ बेरिलियम, द नेक्स्ट एटम एलिमेंट इज बेरिलियम. बेरिलियम का आप डायग्राम देखिए. बेरिलियम में देखो, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बने और एल शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बने हैं. अब ध्यान से देखिए, बेरिलियम के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बने हैं और एल शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बने हैं. तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, what is the atomic number? 4. मैम 4. प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इसमें 5 है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है, तो इसका बेरिलियम का 2, ए शेल में 2 और एल शेल में 2. बेरिलियम का अरेंजमेंट कैसे होगा, 2 and 2. तो कितनी वैलेंसी हुई बेरिलियम की, 2. व्हाट इज द बेरिलियम, मैम 2. वेरी गुड, 2. आप लोग ध्यान दीजिए, इधर उधर मत ध्यान दीजिए आप लोग. मैं आपको पूरी कंसंट्रेशन से पढ़ा रही हूँ, प्लीज इधर ध्यान दो. बेरिलियम का डायग्राम देखो आप, आपको सारे बना के देने हैं, मुझे भेजने हैं. बेरिलियम का डायग्राम देखिए. अब आता है बोरॉन. बोरॉन का एटॉमिक नंबर है क्या, बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5. 5. प्लीज बी केयरफुल, बिल्कुल ध्यान से बोलिए. बोरोन का एटॉमिक नंबर 5. इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 5 है, इट हैज गॉट न्यूट्रॉन 6 है. अब इसका अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या होगा बोरोन का, बताइए. के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2. तो एल शेल में कितने जाएंगे, 3. बोरोन की क्या वैलेंसी हुई, 3. 3. व्हाट इज द 3, वेरी गुड. What is the valency of boron, 3. Very, very good. Now we come to the carbon. Carbon का atomic number. What is the atomic number of carbon? 6. 6. और इसमें number of electrons 6, number of protons 6. 6. 6. तो अब आप इसका arrangement करिए KL शेल में. पहले के मैम 2 और 2 और 4. 2 और 4. तो बैलेंस इसके 4. बैलेंस 4. 4. वेरी गुड. इसकी वैलेंसी हो गई 4. वेरी वेरी गुड. 2 और 4 इसकी वैलेंसी हो गई 4. नाउ आई कम, कार्बन के बाद क्या है एलिमेंट, बोलो पढ़ो. नाइट्रोजन. न्यूट्रॉन. नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7. अरेंजमेंट क्या होगा, 2 और 5. 2 5. 2 5. वैलेंसी कितनी होगी, 3. 3. वेरी वेरी गुड. जब 4 से ज्यादा नंबर बढ़ जाता है, when the valence shell increases more than 4, तो उसको 8 से माइनस करते हैं और वो उसकी वैलेंसी होती है. यहाँ पे वैलेंस शेल आपके 5 है नाइट्रोजन में. नाइट्रोजन हैज गॉट 5 वैलेंस शेल. तो आप 8 में से 5 माइनस करोगे तो कितनी वैलेंसी आई, 3. तो 3 आई, यू शुड नो इट, हाउ इट केम 3. क्योंकि जब वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन का, तो 4 वैलेंसी हो गई आपकी. वहां तक तो आपका ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन. जब नाइट्रोजन आया तो उसका एटॉमिक नंबर 7 है. तो वैलेंस शेल जो होता है बाहर वाला शेल, जिसमें सबसे आउटर मोस्ट शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका वैलेंस शेल एल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है. तो जब द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस मोर देन 4, देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द 8.
और जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो उसकी वैलेंसी होगी। तो अब आपने 5 को यू सब्ट्रैक्टेड 5 फ्रॉम द 8, द नंबर ऑफ, तो कितना बचा 3, देन वैलेंसी विल बी 3। नाउ वी कम टू द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। द अरेंजमेंट 2 and 6, K शेल में 2, L शेल में 6। 6. The valency will be 2. very good. 8 plus 6, 2. Valency will be 2. तो ये आपको ध्यान रखना है कि वैलेंस शेल, if any valence shell contains electrons more than 4, then those electrons will be subtracted from the number 8, and the remaining electron का जो number होगा, that will be the valency of that atom. Clear? समझ में आ रहा है? That will be valency of that atom. Now I come to the fluorine. Fluorine का 9 है, तो इसका अरेंजमेंट होगा 2, बोलिए 2 Ma'am, 2, and 7. तो कितनी 7. वैलेंसी? 1. वेरी गुड। वैलेंसी विल बी 1 फ्लोरीन की। ये फ्लोरीन एंड आयोडीन इन सबकी वैलेंसी 1 है। दे बिलोंग टू द हेलोजन ग्रुप, तो दे हैव 1 वैलेंसी। इनका ये हेलोजन ग्रुप को बिलोंग करते हैं। नाउ फ्लोरीन के बाद क्या है बेटा? Ma'am, neon. Neon. क्या कितना एटॉमिक नंबर है? 10. अरेंजमेंट 2, 8. 2, 8. तो अब इसका बाहर वाला शेल सैचुरेट है, बिल्कुल कंप्लीट हो गया, तो बैलेंस 0। तो इसमें और हीलियम में आप देखिए कितनी रिजेम्बलेंस है। हीलियम की भी बैलेंसी 0 थी क्योंकि उसका के शेल सैचुरेट हो गया। उसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ऑक्टेट अरेंजमेंट कंप्लीट कर दिया। नियॉन में एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, तो इन दोनों की बैलेंसी 0 हो गई। तो हीलियम, नियॉन, दे ऑल बिलोंग टू द noble gas group or inert gas group. Noble gas, they do not react with other elements, और inert gas मतलब वो एक ही बात है, नोबल गैस कर दो या इनर्ट गैस कर दो। इसमें आपको पढ़ा है हीलियम, नियॉन और आर्गन, 3 दिए आपको नोबल गैस के। हैं 5-6 है, लेकिन आपको अभी इन्होंने 3 ही बताए, हीलियम और नियॉन। नियॉन का भी जो वैलेंस शेल है 8 हो गए हैं, तो इट इज कंप्लीटली सैचुरेटेड, सेटिस्फाइड। It can neither gain 1 electron nor it will lose an electron. तो ये इसकी वैलेंसी 0 हो गई। Now I come to after the neon, क्या होगा इसके बाद? Sodium. Sodium. सोडियम। एटॉमिक नंबर 11. बोलो, अरेंजमेंट करो। 2, 8, 1. वैलेंसी होगी 1. 1. वेरी। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 और Atomic number 12. 2, Proton 8, 12.